हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप मेरे बारे में यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि बच्चों आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य वह क्या है? उद्देश्य सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिंपल उद्देश्य है कि अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना हुआ आसान। यह उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य ऐसा है? क्योंकि आपके पास आ गया है आइकॉनिक स्टूडेंट्स और इसके टीम, जो कि आपको एक बेहतर लेक्चर के माध्यम से पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करवा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा रही है। इसलिए इस चैनल का उद्देश्य है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम कोई झंझट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम पास करना अब आसान होगा सभी बच्चों के लिए, वो चाहे हिंदी माध्यम से हो, इंग्लिश माध्यम से हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या फिर अन्य किसी भी राज्य से हो। उन सभी के लिए सभी के दृष्टिकोण से सिलेबस के माध्यम से सबको देखकर यह लेक्चर बनाया जाता है। तो आप लोग बिना सोचे समझे यहाँ पे लेक्चर को विस्तार से समझें। डेली लेक्चर को आप लोग देखें और आपको नोट्स तो मिल ही रहा है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग यहाँ बने रहें और इधर उधर प्लीज़ आप लोग मत भटकिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इधर उधर भटकिएगा फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर कहिएगा सर आपने गलत पढ़ाया। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सिर्फ आप एक जगह विश्वास कर रखिए, ये आप कीजिए बस। और जो मेरा काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो चलिए, आज का हम लोग को का जो चैप्टर है वह है कृषि। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर भारत में हैं आप और ख़ासकर आप बिहार ज़िले से हैं, उत्तर प्रदेश ज़िले से हैं, तो कृषि का तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आज कृषि जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का रोल पैदा करने वाला है। तो आप सभी इस सेशन पे बने रहेंगे और अपने दोस्तों मित्र जो भी हैं उन सभी को आप लोग इस सेशन के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर किसी ने भी इससे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख लें। पहला चैप्टर का जो है भारत संसाधन उपयोग, यह पूरे विस्तार से यह पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह पढ़ाया गया है। साथ ही साथ इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया गया है। उसके बाद है आपको भारत निर्माण उद्योग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। निर्माण उद्योग जो हम लोग का चैप्टर 3 है, इसके बारे में हम लोग भी अध्ययन किए हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा का सारा लेक्चर अवेलेबल है और आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी उन चीज़ों को देखकर उसके बाद समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। चलिए, आज का हम लोग टॉपिक प्रारंभ करते हैं। न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कृषि है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कृषि होते क्या हैं और कृषि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये भारत के लोगों के लिए कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, किसी को कोई बता सकता है? चलिए समझते हैं हम लोग कृषि के माध्यम। देखिए, कृषि करने का तरीका। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। आप लोग हमेशा इस चीज़ को सुनते आ रहे होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या अपनी आजीविका का मतलब होता है अपना जीवन यापन करना। जिस चीज़ पे वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जो आधार उनका है, उसे हम लोग आजीविका कहते हैं। ठीक है, आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, 2/3 देश की 2/3 जनसंख्या डायरेक्ट रूप से क्या है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, कोई समस्या समझने में? आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, यह इमेज के माध्यम से समझाया गया है कृषि भूमि की क्या है उपयोगिता। क्या किया जाता है,
तो कृषि भूमि की उपयोगिता भी मापी जाती है कि कौन सा भूमि, किस क्षेत्र का भूमि कितना ज़्यादा कृषि उत्पादन करने में सक्षम है, कौन सा स्थान का जो भूमि है वो किस प्रकार की कृषि उत्पादन करने में सक्षम है। इसलिए इसे क्या किया जाता है, सर्वेक्षण की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। भूमि एक अमूल्य संसाधन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ऐसे ऐसे लाइन आपको बुक में कम ही मिलेंगे। ठीक है, भूमि एक अमूल्य संसाधन है और ऐसे ऐसे शब्दों का जब अपने आंसर में आप मिलाते हैं तो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एग्जामिनर अपने आप को रोक नहीं पाते और आपको फुल मार्क्स देने में वो थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करेंगे। इसलिए उम्मीद कीजिए, प्रयास कीजिएगा कि मैं जो आपको नोट्स में शब्द बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही शब्द का आप एग्ज़ाम में प्रयोग करें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर उधर थोड़ा सा भी मत नहीं जाना है। जो हम नोट्स दे रहे हैं बस सेम उसी चीज़ को आप रटिए, याद कीजिए, समझिए या फिर जो भी कीजिए, बस उसके ही पे तक सीमित रहिए। ठीक है, विश्वास कीजिए, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम वास्तविक में पास करना है वो भी अच्छे मार्क्स से, तो नहीं तो आप जा सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। चलिए ठीक है, हम लोग समझ रहे थे कि भूमि एक अमूल्य संसाधन है, कृषि प्रधान देश में इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है तथा वन तथा गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि भी महत्वपूर्ण है, किंतु यह स्थानीय चारागाह की बहुत कमी है। क्या समझा रहा है, फिर समझिएगा कि भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु कृषि प्रधान देश में जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, कृषि प्रधान देश है, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है, इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंतु गैर कृषि कार्य, जो गैर कृषि कार्य है, ठीक है, में लगी भूमि, जहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो रहे हैं वैसे भूमि महत्वपूर्ण है, किंतु यहाँ पे क्या है, स्थानीय चारागाह की बहुत सारे कमियाँ हैं। उन सभी कमियों को हम लोग एक एक करके आगे समझेंगे। अब है कुछ आंकड़े हैं जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। खासकर ऑब्जेक्टिव में अभी को यहाँ पे फंसाया जा सकता है। तो देखिए 2002 से 3 में भूमि उपयोग के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे भूमि उपयोग जो किया जा रहा है, देखिए भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किया जा रहा है ना, तो इसके आंकड़े कुछ प्रकाशित किए गए हैं। कब किए गए हैं, तो 2002 में 3 में, उसे हम लोग समझते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि कृषि योग्य भूमि हमारे भारत में कितना है, तो 59.77% कृषि योग्य भूमि है। उसके पश्चात है आपको शुद्ध बोई गई भूमि कितना प्रतिशत है, तो 43.41% है तथा चालू प्रति भूमि 7.0% है। अन्य प्रति भूमि, जहाँ पे मतलब प्रति है, खाली भूमि है, उसका प्रतिशत है 3.82%। एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो कि कृषि के लिए योग्य नहीं है, व्यर्थ भूमि है, खराब भूमि है, बंजर भूमि कह सकते हैं हम लोग, वह उसका कितना प्रतिशत है, तो 4.41% है। तथा बाग बगीचे की कितना प्रतिशत है, भाग है, तो 1.10% भाग हमारे बाग बगीचे हैं। भारत की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ थोड़ा सा हो गया है, तो यही है, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद है वन क्षेत्र का हम लोग बात करें तो वन क्षेत्र हमारे भारत में 22.57% भाग है। ठीक है, एवं गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जो कि गैर कृषि कार्य में मतलब वहाँ कृषि का कार्य नहीं हो रहा, अन्य प्रकार की कार्य हो रही है, वैसे भूमि का प्रतिशत है आपका 7.92% तथा बंजर और व्यर्थ भूमि, सूखी भूमि 6.9% अपने भारत में बंजर भूमि है, जहाँ पे कुछ भी उत्पादन नहीं होता। अस्थायी चारागाह और घास क्षेत्र का भूमि 3.45% है।
तो इस प्रतिशत को हम लोग समझ गए। आप लोग, उम्मीद है कि इस प्रतिशत को, इस आंकड़े को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे एग्ज़ाम में या फिर कभी अदरवाइज कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बिना समझे सोचे समझे, बिना हिचकिचाहट के इस आंकड़े को आप सामने रख सकते हैं किसी के सामने कि भारत का सर्वेक्षण 2002 और 3 में किया गया था, जिसमें इतना इतना प्रतिशत कृषि के लिए और अन्य भूमि के लिए सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे है सस्य गहनता भूमि। ठीक है, सस्य गहनता भूमि को हम लोग समझते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि और गैर कृषि कार्यों में कृषि भूमि के बढ़ते उपयोग के कारण क्या किया गया है, बढ़ते उपयोग बताया रहा है। ठीक है, के कारण कृषि योग्य भूमि की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में तो खास कर यह इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 नंबर का क्वेश्चन में आपसे दे दिया जाए कि बताइए जनसंख्या बढ़ने का कारण बताइए या फिर पर्यावरण को विलुप्त होने का कारण बताइए, पर टिप्पणी दीजिए, तो आप लोग 5 नंबर का यह क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप सभी को यह सब टॉपिक लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे कि पर्यावरण विलुप्त होने के कारण एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि है व गैर कृषि कार्यों में भी ये ऐसा कार्य किए जा रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, तो पर्यावरण विलुप्त हो रहे हैं या फिर कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में उत्पादन वृद्धि करने के 2 उपाय हो सकते हैं जिसे हम लोग समझते हैं। पहला उपाय है आपका उर्वरक सिंचाई अथवा उन्नत बीजों का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि किया जाए। पहला उपाय क्या है आपका कि जो उर्वरक सिंचाई है, उर्वरक क्षमता है, उस पे क्या किया जाए, तो उन्नत बीज मतलब अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाए और क्या किया जाए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि किया जाए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो है उसमें वृद्धि किया जाए। ठीक है, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को पैदा करना, एक ही कृषि वर्ष में 2 बार टाइप हो गया है, तो फिर से समझा, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों के उत्पादन की क्रिया को सघन गहनता कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि सस्य गहनता किसे कहते हैं, सस्य गहनता किसे कहते हैं, फिर से समझिएगा। सस्य गहनता अगर आपसे पूछा जाए तो उसे कहते हैं कि एक ही वर्ष में एक वर्ष के अंतर्गत एक कृषि में क्या किया जाता है, एक भूमि पर एक वर्ष में आपको पता होगा कि एक वर्ष के अंतर्गत क्या होते हैं, तो मानकर चलिए आप अप्रैल से दिसंबर, समझने का प्रयास कीजिएगा, गड़बड़ाइएगा मत, समझिएगा। अप्रैल से दिसंबर जो होते हैं वो एक कृषि वर्ष होते हैं। ठीक है, एक कृषि वर्ष होते हैं। इस एक कृषि वर्ष के अंतर्गत किसी भी ज़मीन पर, किसी भी भूमि पर एक ही कृषि को उत्पादन किया जाता है, चाहे वो धान लगा हो, धान के जब मौसम होगा तो धान होगा। ठीक है, गेहूं का मौसम होगा गेहूं होगा, सरसों का मौसम होगा सरसों, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग मौसम में क्या होती है, भारत में उत्पादन की जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि एक ही वर्ष में, ठीक है, एक ही भूमि पर क्या किया जाए, अधिक फसलों का पैदा करना क्या कहलाता है, सघन गहनता कहलाता है। ठीक है, अगर इसका मापने का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। सस्य गहनता कुल बोया गया क्षेत्र तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र को गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या हमारा निकल जाएगा, सस्य गहनता हमें मिल जाएगी। अब है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि इस चैप्टर का कहीं ना कहीं मेन उद्देश्य है, इस चैप्टर का मेन पार्ट है, वह है कृषि के प्रकार। ये हमें बहुत ही विस्तार से समझना है। बहुत सारे बच्चे बचपन से लेकर बड़े होकर कंपटीशन लेवल तक तैयारी करते हैं और यहाँ पे ही गड़बड़ करते हैं। उनको अभी तक पता नहीं रहता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कितने प्रकार की कृषि प्रणाली हैं। तो हम लोग इसे समझेंगे।
पहले कुछ बिंदु है उसे समझ लेते हैं। भूमि की प्राकृतिक जलवायु विशेषता तथा सिंचाई की प्राप्ति सुविधा के आधार पर कृषि को विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है, जो कि हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है भारत में कृषि के प्रकार जानने भारत कृषि की मुख्य विशेषताएं जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता है कृषि पद्धति का चयन। ठीक है, कृषि पद्धति का चयन किस प्रकार से होता है, तो जलवायु के पद्धति से होता है एवं भौगोलिक के स्थिति कारण होता है। भारत में जलवायु के आधार पर कई प्रकार की खेती की जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में किस आधार पर कृषि की पहचान की जाती है, तो दो आधार याद रखिएगा। पहला है जलवायु, दूसरा है भौगोलिक स्थिति। किस क्षेत्र में, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सर्वेक्षण किया जा रहा है ना, तो यही किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि का उत्पादन किया जाए। इन सभी का क्या किया जाता है, भौगोलिक स्थिति के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है। बताया जाता है कि उस क्षेत्र में, अब मान कर चलिए उत्तर बिहार है, तो उत्तर बिहार में गेहूं का उत्पादन होगा। ठीक है, दक्षिण बिहार है तो इधर कुछ मखाना या मतलब मान कर चलिए एग्जाम्पल में बताओ, किसी भी प्रकार का कृषि का उत्पादन होगा। तो इसी सर्वेक्षण भौगोलिक स्तर पे की जाती है। भारत में जलवायु के आधार पर कई प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, भारतीय कृषि को जलवायु के हिसाब से अलग अलग विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय कृषि को जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रकार की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ खेती को 3 सीजन में बांटा गया है। पहली रबी, दूसरी खरीफ एवं तीसरा जायद सीजन। इन तीनों सीजन के बारे में हम लोग समझेंगे। इन तीनों सीजन में हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य तरह से कृषि को पूरे एक वर्ष में 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है याद रखिएगा रबी, खरीफ, दूसरा एवं तीसरा है जायद। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दिया हूँ। अब चलिए समझते हैं थोड़ा और भी कुछ है। इसके लिए फसलों का भी वर्गीकरण किया गया है, जिसमें फसल विशेष की आवश्यकता के अनुसार उसकी खेती की जाती है। जैसे जलवायु, मिट्टी की प्रकृति एवं सिंचाई के पानी उपलब्धता यह मुख्य रूप से फसल के वर्गीकरण को प्रभावित करती है। ठीक है, कृषि को फसल को किस भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो क्या किया जाता है, मिट्टी, जलवायु की एवं प्राकृतिक और सिंचाई के कुछ मुख्य साधनों के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पानी की उपलब्धता होने पर 3 सीजन में मक्का की खेती की जा सकती है। ठीक है, पानी की अगर उपलब्धता होगी तो 3 सीजन में, तीनों सीजन में मक्का की खेती की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जबकि मक्का को खरीफ सीजन की फसल में वर्गीकृत किया गया है, मतलब मक्का को जो है वह खरीफ फसल के अंतर्गत रखा जाता है। मौसम पर आधारित भारतीय कृषि को 3 बड़ी फसली सीजन में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। अब हम लोग समझते हैं प्रकार को। उससे पहले आप एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कृषि के प्रकार समझते हैं। निर्वाह कृषि प्रथम है, जो कि कृषि को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रथम है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है बाबू, चार्ट याद रखिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको वीडियो फर्स्ट बार में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर लेक्चर को देखिएगा और मेरे नोट्स को आप समझिएगा। फिर भी कोई समस्या हो रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि और आसान शब्दों में आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, तो कृषि के 2 प्रकार हैं। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्य कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है गहन निर्वाह कृषि एवं दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, देखिए अगर आदिम निर्वाह की हम लोग बात करें तो इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आस्थांतरित कृषि है एवं जलवासी कृषि है। ठीक है, उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि की बात की जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि एवं रोपण कृषि। ठीक है,
इस पूरे चार्ट में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं, इस सारे पार्ट का मैं क्या करूँगा, विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ घबराइए मत कि सर क्या क्या समझा दिए, क्या क्या है, इतना कुछ नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा बाबू, आपको पता नहीं है क्या पूछ दे नहीं पूछ दे। इसलिए जो भी अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने तरफ से क्यों गलती करें। जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसे थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं तो हमें ही फ़ायदा होगा। इसलिए मैं इस उद्देश्य से आपके लिए लाया हूँ ये सेशन। ये सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सारे को समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन 3 फसलों को, जो कि रबी, खरीफ एवं जायद, इन 3 को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रबी फसल। ठीक है, रबी फसल है सबसे पहला। चलिए देखते हैं रबी फसल। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि रबी फसल की अगर पहचान की जाए तो आप देख सकते हैं यह रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। वह फसल जो शीत ऋतु मतलब जो भी ठंडी, मतलब ठंड का मौसम शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है, ऐसे फसलों को रबी फसल कहते हैं। मानकर चलिए नवंबर या दिसंबर के महीने में क्या किया जाता है, नवंबर या दिसंबर के महीने में इसे रोपी जाती है और इसका रोपण होता है, लेकिन इसकी कटाई कब होती है तो आप मान कर चल सकते हैं मार्च या अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो इस महीने में जो भी फसल हो रहा होगा आपके आस पड़ोस में या फिर आपके गांव में, तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे कि यह कौन सा फसल है, रबी फसल है। ठीक है, सर ने क्या बताया था कि इस सीजन के अंतर्गत जो भी रोपाई हो रहा होगा या फिर कटाई हो रहा होगा उसे हम किस फसल के अंतर्गत रखते हैं, तो रबी फसल के अंतर्गत रखते हैं। भारत में सामान्यतः रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, मैंने जो बताया नवंबर से दिसंबर मैंने बताया। ठीक है, तो थोड़ा आगे पीछे 1-2 महीना 15 दिन 20 दिन भी हो जाता है, तो आप सामान्यतः यही मानकर चलेंगे। ठीक है, मैं जो लिखा हुआ है सामान्यतः आप यही मानकर चलेंगे। ठीक है, में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में, जो कि मैंने बताया अभी, मार्च से अप्रैल में काटाई जाती है। ठीक है, इन फसलों की बुआई समय का कम तापमान की आवश्यकता से होती है, जबकि पक्के समय इनके लिए गर्म वातावरण होना जरूरी है। तथा रबी फसल के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसल है जिसमें गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, राई है व बरसीम है, आलू है, मसूर है, फिर क्या है आपका लहसुन आदि है, लहसुन लिखा गया, लहसुन है। ठीक है, आदि इन फसलों को हम लोग रबी फसल के अंतर्गत रखते हैं। अगर आपसे पूछ दे तो आप इससे बेहतर आपको डिफिनेशन नहीं मिलेगा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम या हो कोई, आपके लिए रबी फसल अगर पूछा जाए तो इतना सफिशिएंट है। और एग्ज़ाम्पल में आप ये दे सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फसल पाए जाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास का अंत करते हैं। थोड़ा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए फिर आपको समस्या हो गई। हम लोग कल समझेंगे खरीफ फसल क्या होते हैं, जायद फसल क्या होते हैं, और फिर आगे हम लोग समझेंगे भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की कृषियाँ। तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और रबी फसल के पास हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि हम आपको कितना समझा पा रहे हैं और आप उस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो देखना है तो लेक्चर बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं बहुत सारा लेक्चर ऐसा टीचर का, ऐसा यूट्यूब चैनल वाले का नाम बता सकता हूँ जो सिंपल नॉर्मल शब्दों में तो मेहनत करना चाहते नहीं हैं और किताबी भाषा में लेक्चर को लेकर आ जाते हैं और 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, तो उन सबको बस व्यूज़ बढ़ाना है। ठीक है, वो स्वयं अपना कमाई देख रहे हैं, बच्चा का भविष्य नहीं देख रहे हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो पढ़ें अच्छा से पढ़ें। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है आप मेरा ज़रूर नाम लीजिएगा। आपको मेरे चैनल से कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो आपसे पूरी तरह मुझे विश्वास है कि आप हमारा नाम अवश्य लेंगे। तो आज इसी के साथ हम लोग कृषि के चैप्टर 2 जो कि पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं।
आप सबको मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जब चैप्टर यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी आप परेशान प्लीज़ मत होइएगा कि सर चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिला है। तो आपको चैनल जैसा ही मैं ये इस चैप्टर का कंप्लीट करवा दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। संसाधन और निर्माण उद्योग दोनों का पीडीएफ विस्तार से आपको सब कुछ दिया हुआ है, सेम टू सेम। तो आप लेक्चर देखिए और पीडीएफ से पढ़िए। क्या घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम तो यूं ही निकल जाएगा, अपना उद्देश्य ही जो ऐसा है। इसी के साथ आज क्लास अंत करते हैं। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना तो कर दीजिए। अपने दोस्तों और अपने सभी फैमिली को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।